नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशस्वी वर्मा और मैं अपने दोस्त गगन काम्बोज के साथ आज एक नए वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में बेसिकली एक टेलीग्राम ग्रुप है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन करके, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये वो टेलीग्राम ग्रुप है एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर करके। यदि आपको ये ज्वाइन करना हो तो एनेस्थीसिया ओटी करके आप सर्च कर सकते हैं। बेसिकली ये इस ग्रुप में शेयर किए गए हैं कुछ गूगल फॉर्म जो कि क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो कि हमारे एम्स में या फिर आगे चल के पीजीआई में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम उन सभी क्वेश्चन पेपर को फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने अभी तक उन क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी नहीं देखा है, ये हम ज़ीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं ताकि देखते हैं कितने हमारे सही होते हैं और क्या आंसर सही है, आप सभी को पता लग जाएगा। तो ठीक है गगन जी, स्टार्ट करते हैं। Yes, I am ready. सो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स आर। ठीक है, इसमें वो टिश्यू के बारे में पूछ रहे हैं कि जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है कौन सा प्रेजेंट रहता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या लगता है गगन ब्रो इसका आंसर? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ब्रोंकियल्स होता है और जो फैलोपियन ट्यूब है, दोनों में मूवमेंट करानी होती है। अगर कोई सिक्रीशन आ जाए तो वो बाहर छेड़ दे। फैलोपियन ट्यूब में जो एग आ रहा है उसकी मूवमेंट करानी है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर सिलिएटेड होना चाहिए। तो हम देखते हैं, सिलिएटेड पे क्लिक करते हैं। फिर आ जाता है द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड द लंग्स आर, कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है ब्रो? एल्वोलाई। हाँ बिल्कुल, मुझे भी एल्वोलाई लग रहा है, तो हम एल्वोलाई पे क्लिक कर देते हैं। बाकी आंसर अभी जो क्या सही होंगे वो लास्ट में पता लगेगा, तो हम टैली कर लेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन है डैश एक्ट्स एज एयर कंडीशनर। आपको क्या लग रहा है ब्रो इसका? ऐसा कौन सा अंग है जो एयर कंडीशनर की जो है नेजल अपा जिसको बिल्कुल बोलेंगे। बिल्कुल, नेजल चैम्बर। हम जैसे एनेस्थीसिया में हमारे पास HME फिल्टर रहता है जिसे हम आर्टिफिशियल नोज भी कहते हैं, वो वही वाला सीन से हमें थोड़ा याद रहा है। तो मैं सभी दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा, आप भी अपने मन में क्वेश्चन सोचिए कौन कौन से इसका आंसर हो सकता है। तो आप हमारे से पहले ट्राई कीजिए और फिर हम लास्ट में देखेंगे आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो लेट्स फिर ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइनेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रोंकियल इंटरकॉम आर ब्रोंक्यूल्स। फाइनेस्ट ब्रांच, ठीक है, ऑफ ब्रोंकियल इंटरकम्युनिकेशन आर ब्रोंक्यूल्स। ये मुझे ट्रू लग रहा है, आप बताइए। आई थिंक ट्रू। चलिए देखेंगे बाद में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया? ट्रैकिया का फंक्शन क्या होता है? फिल्टर्स एयर वी ब्रीथ, रिलीज एयर आउट ऑफ द बॉडी, कैरीज एयर टू लंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो आई थिंक द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज है। नहीं, वो ट्रैकिया का पूछ रहा है। यदि लंग्स का पूछ रहा होता तो हम बिल्कुल वो करते कि ट्रैकिया क्या काम करते हैं। ट्रैकिया में वही कि वो कैरीज करेंगे एयर को लंग तक। तो वो यानी कि वो इन करता है तो आउट भी तो एक्सचेंज भी तो करता है ना। हाँ, तो काम तो दोनों कर रहा है, गैसेज अंदर भी आ रही है और बाहर भी जा रही है। जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वो देखते हैं तो वो जो हमारे एल्वोलाई रहते हैं ना लंग्स में, उनकी जो लेयर रहती है उसमें आ जाती है वो परमिएबल वाली लेयर जिसमें कि गैस एक्सचेंज टुक प्लेस करता है। तो ये टर्म हम एल्वोलाई में यदि यूज़ करेंगे हाँ ठीक है हाँ, उसके लिए तो एक्सचेंज तो वो अभी किसी लेयर में से वो एक्सचेंज हो रही है, अंदर आ रही है जा रही है। बट ये तो वो एक ट्रांसफर कर रहा है, तो उस हिसाब से कैरिंग एयर टू ए लंग्स, यानी कि वो लंग्स तक वो लेकर आ रहा है। वही पाइप जैसा कनेक्शन। फिर द ट्रैकिया लीड्स टू डैश पल्मोनरी वेसल, ईसोफेगस, ब्रोंकाई और ब्रोंकोल्स। ट्रैकिया आया तो फिर वो लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसका ब्रोंका ही होना चाहिए आपके हिसाब से। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं यार, बाद में देखेंगे। जरूरी थोड़ी है जो मैं बोल रहा हूँ वो सच ही हो, आगे जाके गड़बड़ निकले। पर जो अपनी जैसे लग रहा है हमें वो हम रॉ एकदम फुटेज आपको दे रहे हैं। हाइलिन कार्टिलेज हैज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पर होता है?
वो शायद यहाँ पे होता है गले में। हाइलिन कार्टिलेज गले में भी होता है, जैसे ये ज्वाइंट के बीच में भी होता है, यानी कि दो ज्वाइंट के बीच में होता है हाइलिन कार्टिलेज। तो ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। प्रोटेक्ट थायराइड, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सपोर्ट ट्रैकिया, कनेक्ट कॉन्काई। तो आई मेरी थिंक से भी मेरे को लग रहा है इसका हो सकता है सपोर्ट ट्रैकिया हो सकता है, कि यहाँ पे हमारा ट्रैकिया रहता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ तो मे भी वो सपोर्ट करता होगा ट्रैकिया को। तो बट जिस हिसाब से भी यानी कि उसके अंदर स्पेस भी तो करता है दो बोन के बीच में। हाँ वो स्पेस करता है, यू आर राइट, बट वो पर कोई जॉइंट वाला ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है उस हिसाब से। ठीक है, चलो बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? नोज, फेरिंग्स, एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल्स। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरे हिसाब से बी। मेरे हिसाब से सी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से ये जो हमने चार ऑप्शन है उनमें से कौन से में कंडक्टिंग सिस्टम मीन्स कि वो ट्रांसफ़र कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जैसे हमारी नोज़ आई, अंदर लिया, नोज़ में गई एयर, फिर फेरिंग्स में गई, है ना, फिर नीचे लैरिंग्स में गई, फिर ट्रैकिया में गई, और फिर ट्रैकिया से जाने के बाद ब्रोंक्यूल्स मतलब डिवाइड हो गई, ब्रोंकस देन ब्रोंक्यूल्स। तो नोज़ आ गया, फेरिंग्स आ गया, ब्रोंक्यूल्स आ गया, और लास्ट में जाके एल्वोलाई आया जहाँ पे हमारा वो गैस एक्सचेंज हो रहा है। मतलब इसमें से मुझे ऑड वाला ऑप्शन यही लग रहा है, एल्वोलाई वाला। चलो बाकी देखेंगे, आप सही हो सकते हैं बात नहीं है, हम तो ऐसे तुक्का मार रहे हैं जितना लग रहा है हमें। द स्ट्रक्चर विच क्लोजेस ऑफ लैरिंग्स इज, जो लैरिंग्स को क्लोज करता है, एपिग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड, एडम्स एप्पल या ग्लॉटिस? वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वो उसमें पूछना ठीक है। जैसे हम लैरिंगोस्कोपी करते हैं, है ना, अगर हम इसको रिलेट करें अपने एनेस्थीसिया से, जब हम लैरिंगोस्कोपी करते हैं तो हम वोकल कॉर्ड्स को देखते हैं। वोकल कॉर्ड्स को देखने के लिए हमें उससे पहले कोई चीज़ उठानी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ लैरिंगोस्कोप। हाँ, उसका जैसे एपिग्लॉटिस रहता है वो उठाना पड़ता है, फिर वो नज़र आता है। तो फिर उस हिसाब से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर हुआ जो कि लैरिंग्स को क्लोज करके रखता है? लैरिंग्स, ओ एपिग्लॉटिस। हाँ क्योंकि वो वैसे रहता है जब लैरिंगोस्कोपी कर रहे हैं। हाँ। फिर हम अंदर गए, एपिग्लॉटिस रहा, फिर हम एपिग्लॉटिस को पकड़ा, टिप से और उठा दिया, वोकल कॉर्ड नजर आ गया, ट्यूब डाल दी। हाँ, यानी कि हाँ, सामने से वो उस चीज़ को क्लोज कर रहा है। एपिग्लॉटिस। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स। प्लेटलेट और ऑक्सीजन तो हमारा रेड ब्लड सेल से होता है, और रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम होगा एरिथ्रोसाइट्स। हाउ मच प्रेजेंट ऑफ CO2 इज एक्सपायर्ड? कितने % CO2 एक्सपायर की जाती है? ओके, दिस इज अ टफ क्वेश्चन क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है पर हमें जितना आइडिया है, यदि हम तुक्का मार लेते हैं 7% होना तो चाहिए। 21% कुछ हाँ, लेते हैं, ऑक्सीजन लेंगे वो। हाँ, और तो एक्सएल हम इतना ही करेंगे, लगभग 7%। हाँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है, अगर हम ABG की बात करें आर्टीरियल ब्लड गैस में, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो वेनस आर्टरी में मतलब वेनस ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इन लंग्स, उसमें उसका प्रेशर रह जाता है अपना कुछ ऐसी 50 mmHg, और जब वो फिर वो ऑक्सीजनेटेड होता है तो फिर वो कम हो जाता है 45 mmHg। तो मेरे ख्याल से अराउंड 5 का लॉस हो रहा है, तो इसका साथ ही हमारे पास नियर बाय ऑप्शन है। तो लेट्स सी, इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ, बाकी आप देखा इंटरनेट से देख लेना, पूरा जो एक कंसेप्ट रहेगा। व्हेन CO2 concentration is blood increases, breathing becomes. When carbon dioxide concentration in blood increases, breathing becomes shallower and deeper, slow and deep, faster and deeper, no effect on breathing. ओके, वो पूछ रहे जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है खून में तो हमारी रेस्पिरेशन पे क्या असर पड़ता है?
मेरे ख्याल से बंदा जल्दी 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 सांस सांस वो लेने एग्जॉस्ट करने की exhaust कोशिश करने- करेगा। faster। फास्टर और डीपर हमें इसका उत्तर लग रहा है, बाकी लेट्स सी देखेंगे। द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इज रिलेटेड टू ब्लड पॉइजनिंग, फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, कोलैप्सिंग ऑफ एल्वोलर वॉल, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एल्वोलाई। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो रही है, इट मीन्स कि ऑक्सीजन ज़्यादा ले ली है उसने जितनी रिक्वायरमेंट है इससे, तो वो किस वजह उससे होगा क्या? अच्छा, ब्लड पॉइजनिंग होगी, फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग होगा, कोलैप्सिंग ऑफ एल्वोलर वॉल, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एल्वोलाई। मेरे ख्याल से क्या आपको लग रहा है इसका उत्तर? अगर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की बात करें तो उसके अंदर यानी कि देखो भी ब्लड पॉइजनिंग हम्म हो सकती है, क्योंकि वो मेन वही सोर्स है पूरे यानी कि ब्लड में वो लेकर जा रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉपर किसी को वो यानी कि किसी भी सेल तक, क्योंकि वो उसके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हुई है तो वो पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेगी, पूरी बॉडी पे इफेक्ट कर रही है, तो वो ब्लड है वही पूरी बॉडी के अंदर है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ब्लड पॉइजनिंग। बाकी आपके विचार यानी कि आप अपने हिसाब से बताएं। देखो, मैं तुक्का मार रहा हूँ, मेरे को इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है कभी इससे रिलेटेड टॉपिक, बट अगर जैसे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हुई, इट मीन्स कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई है हमारे लंग्स में, और जब हम वो पढ़ते हैं गैस एक्सचेंज जो होता है एल्वोलाई में, तो उसमें कुछ ऐसा रहता है कि जब हमारा आर्टीरियल जो हमारा डिऑक्सीनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, उसके पार्शियल प्रेशर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और जो एल्वोलाई के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर आई है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तब वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुलेगी, तब गैस एक्सचेंज होगा। यदि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो रही है, इट मीन्स ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई है ब्लड में, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई है ब्लड में तो फिर वो गैस एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मे बी, तुक्का मार रहा हूँ, प्योरली तुक्का है, कि हमारे लंग्स वेंटिलेट करना फेल कर जाएंगे, या फिर एल्वोलर वॉल कोलैप्स भी हो सकती है वैसे, लेकिन मेरे को बी लग रहा है इसका, या फिर डी भी सेम ही चीज़ है कि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, पर मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, एकदम ज़ीरो आंसर है, इसलिए मैं भाई जी ने जो बोला मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि आइडिया बात की बाद में देखते हैं इसका आंसर क्या सही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड विद हीमोग्लोबिन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कार्बन जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ही बाइंड करता है, मेजॉरिटी तो वही रहता है, और ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करती है। चलो हम इसको ट्रू पे कर देते हैं क्लिक, बाकी देखेंगे। आफ्टर डीप इंस्पिरेशन मैक्सिमम एक्सपिरेशन ऑफ लंग्स इज, आफ्टर अ डीप इंस्पिरेशन, अच्छा कि कौन सा है वो? वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओ ये चीज़ तो रिवाइज करनी है और रिवाइज करने को रहता है। अप टू डीप तो वो तो होगी इंस्पिरेशन कैपेसिटी होगी। हाँ मेरे को ऐसे लग रहा है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी लग रहा है। इसका पूरा जो चैप्टर दे रखा है अजय यादव में, उसमें वो टेबल सा भी बना, मैं खुद ये सोच रहा था इसके बाद रिवीजन, क्योंकि कल आईसीयू गए थे हम वेंटिलेटर देखने के लिए, तो वहाँ पे हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बेसिकली हमने ये पढ़ा नहीं था, तो मैं अब ये सोच रहा था अभी हाँ भी एक बार इन चीज़ों को रिवीजन किया, अभी वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, उसके बाद बेसिकली हम वेंटिलेटर अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आ जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन मूवमेंट्स आर ड्यू टू, पल्मोनरी वेंटिलेशन मूवमेंट्स आर ड्यू टू कोस्टल मसल एंड डायफ्राम, डायफ्राम, वॉल ऑफ लंग, कोस्टल मसल। अब इसमें मुझे अपनी तरफ से लगता है डायफ्राम तो है ही है, क्योंकि वही ऊपर नीचे जाता है, बस इसमें मुझे अब ये लग रहा है कि कोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम है, या फिर सिर्फ डायफ्राम है। देखो कोस्टल मसल तो आई थिंक कर सकती है, हाँ, थोड़ी बहुत, हाँ, हाँ, क्योंकि हमारा चेस्ट भी रिकॉइल हो रहा है, उससे सारा कुछ है, तो उस पर फर्क इफेक्ट तो पड़ रहा है, ये तो है नहीं ओनली डायफ्राम वहाँ से वो कर तो चलो ए पे हम कर देते हैं क्लिक। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज, जैसे कि मैं अभी वो बात कर रहा था, वो पार्शियल प्रेशर वाला सीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स,
60 mm HG, 40 mm HG, 110 mm HG या 100 mm HG। अब वो पूछ रहे हैं लंग्स में बताओ पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का। तो क्या लग रहा है आपको ब्रो? मेरे को ये लग रहा है आपको 60 mm HG। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स पूछा गया है, अगर थोड़ा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होना चाहिए तभी वो अंदर घुसेगा उसके ब्लड में, तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि क्योंकि वही भी और भी तो गैसें जा रही हैं। हाँ, और तो खैर वो भी है कार्बन डाइऑक्साइड का गैस, यानी कि काफ़ी गैसेज हैं जो अमीन हल करें तो 100 तो जाएगी। ठीक है, चलो आप जो बोल रहे हैं, वैसे मुझे इसका हो सकता है 100 लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हम गलत हो सकते हैं, हमें पता तो है 60 mm जी। हाँ ठीक है, हम 60 mm पे क्लिक कर देते हैं। फिर आता है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज। वाइटल कैपेसिटी लंग की कितनी होती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, या फिर सी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैं जीरो मैंने में पहले वाइटल कैपेसिटी, मन तो मेरा ऐसा कर रहा है अजय यादव खोल के एक बार वो देख ही लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, और आपको भी रिवाइज हम साथ में ही साथ कराते हैं। अजय यादव है क्या? अजय यादव निकालिए। हम दोस्तों देखो अब MCQ सॉल्व कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार निगाह मार ही लेनी चाहिए। तो हमारी बुक अजय यादव एडिशन है जिसमें से हम, और अभी आपको स्क्रीन पे वो अजय यादव वाला भी नज़र आ जाएगा सीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे हमने अपना ट्राइपॉड बना रखा है जुगाड़बाजी से। हाँ, ये रहा अपना इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वगैरह, और एक वो बड़ा वाला सा नहीं था एक ग्राफ। हाँ ये है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और हमारा क्वेश्चन था वाइटल कैपेसिटी था ना। ये देखिए वाइटल कैपेसिटी, ये है हमारा वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द आंसर। इस ग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हमने यहाँ से थोड़ा ज़रा चीटिंग कर ली है, पर कोई नहीं, पर समझने के लिए करिए, क्योंकि ये टॉपिक बार बार आ रहा था तो हम रिवाइज कर रहे थे। तो इनकी आपको यहाँ पे डेफिनेशंस भी मिल गई हैं, फुल फॉर्म, यदि किसी को ना पता हो तो। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ेंगे, जैसे ही ये होगा हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी चीटिंग की है, कोई बात नहीं, चल रहा है, प्रैक्टिस ही करते हैं। अमाउंट ऑफ CO2 इन एक्सपायर्ड एयर इज, जो हम एक्सपायर कर रहे हैं एयर, उसमें अमाउंट कितनी होती है CO2 की? तो 21% तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होते हो, तो कोई लेना देना है नहीं। 3.6, 0.3, 0.04 अमाउंट ऑफ CO2 इन एक्सपायर्ड एयर। आई थिंक 3.6, मुझे भी 3.6 लग रहा है, क्योंकि वही 7% तो वो वही वाला सही लग रहा है उस हिसाब से। चलो देखते हैं, लेट्स सी। फिर आ जाता है डेड स्पेस एयर इन मैन इज डैश ml। डेड स्पेस कितना होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस? मेरे हिसाब से 500 ml। 500 ml पर मेरे को ज़्यादा लग रहा है। देखो दोस्तों, ये या तो सी हो सकता है। 250 ml। हाँ चलो 250 ml के साथ मैं भी जाना चाहूँगा। हम 250 ml पे क्लिक कर देते हैं, बट ये वैसा है मेमोराइजिंग वाला क्वेश्चन कि डेड स्पेस कितना होता है, ये भी उसी में से एक पार्ट है। हाँ, ये भी उसी में से एक पार्ट है, तो देख लेंगे। फिर आता है टोटल लंग कैपेसिटी इज, जो हमारी लंग की टोटल कितनी कैपेसिटी होती है? 5000 से 6000 ml, और 2500 से 5000 ml, या 4000 से 5500 ml, या 3000 से 600। मेरे हिसाब से ऑप्शन सी।
चलिए, मेरे को अभी यार पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, पर कोई बात काफ़ी नहीं। टाइम पहले पढ़ा था तो उस हिसाब से मेरे को अब क्या लगता है। टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, हमने इसके साथ साथ जो भाई जी ने बताया है। फिर आता है विच इज ट्रू फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, मोर इन एल्वोलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर, मोर इन इंस्पायर्ड एयर देन इन एल्वोलर एयर। कार्बन डाइऑक्साइड के कंसनट्रेशन में क्या सही है? अच्छा, मोर इन एल्वोलर एयर देन एक्सपायर्ड एयर, मोर इन इंस्पायर्ड एयर देन इन एल्वोलर एयर, मोर इन एक्सपायर्ड एयर देन इन एल्वोलर एयर, मोर इन एल्वोलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर। CO2 के बारे में है ना, मोर इन एल्वुलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर, मोर इन इंस्पायर्ड एयर देन इन एल्वुलर एयर। इंस्पायर्ड बी का तो मुझे गलत लग रहा है ऑप्शन, क्योंकि जब हम इंस्पायर कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा नहीं हो सकता CO2 की मात्रा लेन, क्योंकि हम ले ही रहे हैं। मोर इन एक्सपायर्ड एयर देन इन एल्वुलर एयर, एल्वुलर एयर में मोर इन एल्वुलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर। क्या लग रहा है ब्रो आपका इसका? मोर इन एल्वुलर एयर देन इन इंस्पायर्ड एयर। क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में तो आया है, पर इसका उत्तर हमें पल्ले आंसर नहीं पल्ले बढ़ रहा है। मोर इन एल्वुलर एयर देन इन इंस्पायर्ड एयर। बताइए किस पे टिक किया जाए? मोर इन एल्वुलर एयर देन इन एक्सपायर, ठीक है। मोर इन एक्सपायर्ड एयर देन इन एल्वुलर। उसने CO2 पूछा है, तो CO2 वो क्या करें, हम एक्सपायर्ड करें उस टाइम, ठीक है, क्योंकि उस टाइम यानी कि तो उसके अंदर मिक्सीज है सारी गैसें, तो हम जाएंगे एक्सपायर्ड वाली साइड भी, जिस साइड हम एक्सपायर करें, ठीक है। तो मोर इन एक्सपायर एयर देन इन एल्वुलर एयर मेरी से ऑप्शन थी। हम सी पे टिक मारते हैं, आप देखेंगे बाद में क्या निकलता है इसका जवाब। फिर अब वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन सी एराइज डैश मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसका उत्तर है 4। ये तो मुझे अच्छे से याद है। एक मैंने YouTube से पढ़ा था एक सेशन एक मैम का, तो मुझे अच्छे से याद है। वन मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन कि हमारा जो एक मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का, वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करता है? 4। तो जितना मुझे याद है, जब हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल रहता है उसमें कुछ ऐसा रहता है कि 4 आयरन के वो रहता है स्ट्रक्चर, तो वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब उसको फायर कर लेते, तो 4 में मैंने क्लिक किया। बाकी देखेंगे, क्या पता मैं गलत बोल रहा हूँ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सचेंज्ड फ्रॉम ब्लड इन आर्टरी ऑफ blood, capillaries surrounding the alveoli, left auricle of the heart, arteries of the body. Maximum amount of oxygen is exchanged from blood in, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कहाँ पे होती है? आर्टरी ऑफ बॉडी, कैपिलरी सराउंडिंग एल्वोलाई, लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट, आर्टरीज ऑफ द बॉडी। तो सबसे ज़्यादा तो आर्टरी के अंदर ही होता है। मुझे भी यही लग रहा है कि देखो लेफ्ट ऑरिकल में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ऑप्शन सी डिस्क्वालीफाइड। कैपिलरी सराउंड और आर्टरीज ऑफ द बॉडी, तो आर्टरी जो यहाँ पर है और जो आर्टरी यहाँ पे है उसमें भी थोड़ा दूरी का डिफरेंस है, तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो मेरे को डी भी नहीं लग रहा है, सी और डी तो नहीं लग रहे हैं। फिर है आर्टरीज, ये तो ऑप्शन ही 2 बार रिपीट कर रखा है, आर्टरीज ऑफ द बॉडी, आर्टरीज ऑफ द बॉडी, और फिर बीच में कैपिलरी सराउंडिंग द एल्वोलाई। तो क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर रखा है, तो हम बी के साथ चले जाएंगे। नहीं, अगर इन्होंने बोला है भी कैपिलरी जो है एल्वोलाई के सराउंडिंग है उसके अंदर, लेकिन कैपिलरीज भी 2 टाइप की हुई ना, एक तो यानी कि वो डायरेक्ट वहीं से तो नहीं दे रहा ना उसको, क्योंकि वो आ तो पीछे से ही रहा है, क्योंकि ब्लड सप्लाई तो सारी वहीं से होगी, जाना भी इसने वहीं पे, ये तो है ना भी इसकी फंक्शनिंग एल्वोलाई की तो यहीं पे होने लग जाएगी, ठीक है। वो सर्कुलेशन तो वहीं पीछे से ही चलेगा ना उसका, ब्लड ने तो वापस वहीं जाना है, फिल्टर होने के लिए किडनी पे जाना है उसे, ठीक है, उसने हार्ट के अंदर जाना है, फिर वापस वो घूम के आएगा।
तो मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, मेरे हिसाब से ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन ए पे जाते हैं। क्योंकि इसका ऑप्शन ए आंसर भी आ सकता है, डी भी आंसर आ सकता है। हाँ देखो, इसमें वो भी चक्कर है बिल्कुल, पर मैं जितना समझ पाया हूँ, जैसे अपना एल्वोलाइन और रहता है, उसमें क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वोलाइन की जो एयर वाला चेम्बर वहाँ चली गई, और जो वो एयर वाला था वहाँ से जो ऑक्सीजन थी वो एंटर कर गई हमारा ब्लड में, तब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। फिर वो आगे जाके आर्टरी में ही जाएगा, तो आर्टरी में भी ऑक्सीजन की अच्छी कंसंट्रेशन रहेगी, एज वेल एज जो एल्वोलाइन में ऑक्सीजनेटेड वाली कैपिलरीज है उनमें भी शायद अच्छी रहे, पर उसमें भी कैपिलरीज बोला गया है। कैपिलरी बोला गया, कैपिलरी के अंदर तो फिर CO2 भी तो जाएगी ना, जाएगी। तो इसलिए हम आर्टरीज ऑफ द बॉडी में क्लिक करवा के देखिए। फिर रेजिडुअल वॉल्यूम इज डैश लेसर देन टाइडल वॉल्यूम, ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी, ग्रेटर देन इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम। तो मैं इसको दोबारा देखें। हमें अभी जरा ज़्यादा दिक्कत हुई है उस टॉपिक में, वो टॉपिक घूम घूम के फिर से आया जा रहा है। तो मैं चीटिंग करने दिखाइए दिखाइए, हम यहाँ पर भी दिखाते हैं बच्चों को हम कैसे चीटिंग करते हैं। हाँ कहाँ पे है, रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा जी, रेजिडुअल वॉल्यूम आप देख सकते हैं, और वो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया ये, रेजिडुअल वॉल्यूम इज डैश लेसर देन टाइडल वॉल्यूम, ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी, ग्रेटर देन इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम। अच्छा जी, रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ वेरी स्मॉल, आप देख सकते हैं बस इतना ही है, और वाइटल चलो एक काम करते हैं, एक बार ढंग से देख ही लेते हैं इस ग्राफ को। देखो सबसे पहले आती है हमारी बेस लाइन जो रहती है ये, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम जो इंस्पायर और एक्सपायर दोनों नॉर्मल, हाँ बिना हम एफर्ट नहीं लगा रहे, नॉर्मली जितना हम सांस ले रहे हैं ना दोस्तों, जो आप ये छोटे छोटे पहाड़ देख रहे हैं, जो ये एरिया है ये टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। फिर एक बंदे ने क्या किया, थोड़ी सी ना जोर से सांस लगा ली उसने कहा, और फिर उसने और सांस ले ली, तो फिर ये बन गया हमारा ये वाला इंस्पायर। वो कितनी इंस्पायर कर सकता है अंदर, ठीक है, तो वो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हाँ ठीक है, जिसको हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भी बोलते हैं, यदि आप ये एरो देखें तो। क्यों उसके अंदर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम दोनों आ गए, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम वो नॉर्मल जितनी ले रहा था, बिल्कुल रिजर्व वॉल्यूम में वो भी जो उसने एक्स्ट्रा लिया उसके अंदर, तो उसको हम वाइटल कैपेसिटी नहीं, वाइटल कैपेसिटी नहीं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेशन कैपेसिटी बोलेंगे। ये हमने इंस्पिरेशन कितना कर लिया है, बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम इसी में ही एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड कर दें, किसमें, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तब हम उसको वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे भी हमने कितना अंदर लिया और कितना हम नॉर्मली छोड़ दिया हमने, राइट। और अगर हम ये आ गया रिजर्व वॉल्यूम, यदि हम इसमें रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड कर दें, तब हमारा टोटल लंग कैपेसिटी आ जाता है। हाँ भी टोटल हम लंग्स के अंदर रिजर्व वॉल्यूम भी जो हम अपने लंग्स के अंदर जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी रखते हैं ताकि अपने लंग्स को लैप ना हो, तो हम रिजर्व वॉल्यूम उसको कहते हैं, जो एल्वोलाई के अंदर एक प्रेशर बना के रखते हैं ताकि एल्वोलाई अपनी एक स्ट्रक्चर के अंदर है, कोलैप्स ना हो जाए, चिपक ना जाए, जैसे गुब्बारा चिपक जाता है ऐसा सीन। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम इज लेसर देन टाइडल वॉल्यूम, ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी, ग्रेटर देन इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम। ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, इसका हम उत्तर कर लेते हैं फिलहाल, ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम पे क्लिक, लेट्स सी द आंसर। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज पैराबोला, हाइपरबोला, सिग्मॉइड, स्ट्रेट। तो बहुत ज़्यादा ही हमारा जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से आ रहा है, रेस्पिरेटरी वाले से, तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये वो चैप्टर है जो जिसको हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। राइट। जितना मुझे पता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो रहता है वो कुछ ऐसा रहता है, ऊपर को तरफ जा रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड वाला, ठीक है, हम सिग्मॉइड बोलते हैं, तो हम सिग्मॉइड पे क्लिक कर देते हैं। ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हीमोऑक्सीग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीनोग्लोबिन। ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करी जाती है, किस फॉर्म में? तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन, मुझे भी ऑक्सीहीमोग्लोबिन लग रहा है, लेट्स सी। डैश ml ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड।
डैश ml ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड पर डेसीलीटर ऑफ ml ऑफ ब्लड। मुझे आपको क्या लग रहा है इसका आंसर? आई थिंक 40 ml। मेरे को भी ऐसे ही 20-40 ml के अराउंड लग रहा है, मुझे 20 ml लग रहा है कि एक कैपेसिटी होनी चाहिए, तो 20 हो सकता है। 20 पे क्लिक कर देते हैं, बाकी देखेंगे लास्ट में क्या आंसर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड्स स्ट्रॉन्गर टू हीमोग्लोबिन? इनमें से कौन सा स्ट्रांगली हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड। ऑक्सीजन। बहुत इजी क्वेश्चन है। अ लार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड स्ट्रॉन्गर टू हीमोग्लोबिन? पता नहीं दोस्तों, हम गलत भी हो सकते हैं, हमारा कुछ भरोसा नहीं है, लास्ट में देखेंगे। अ लार्ज पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन ह्यूमन ब्लड इवन after its uptake by body tissue. This oxygen। इतना लंबा क्वेश्चन आंसर मतलब ऐसे करनी हुई है। थोड़ा टाइम लगता है समझने में जब लंबे क्वेश्चन होते हैं ना, कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या चीज़ पूछी जा रही है। तो अ लार्ज पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, एक लार्ज पोर्शन ऑक्सीजन का इज लेफ्ट अनयूज्ड इन ह्यूमन ब्लड, वो ह्यूमन ब्लड में अनयूज्ड रह गया है। इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय बॉडी टिश्यू, इवन आफ्टर इट्स, अच्छे से ठीक है, मतलब बॉडी ने अपनी जितनी चाहिए थी ले ली, लेकिन तब भी ऑक्सीजन की कुछ मात्रा रह गई है। दिस ऑक्सीजन इज हेल्प्स इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन टू टिश्यू, रेज द PCO2 of blood to 75 mm of Hg, acts as a reserve during muscular exercise, is enough to keep oxyhemoglobin saturation at 96%. Helps in releasing more oxygen to tissue, raise the PCO2 of blood to 75 mm of Hg। जो इसमें बी ऑप्शन है, ये मेरे को लग रहा है दोस्तों कि ऑक्सीजन, अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ाना है तो CO2 की कंसंट्रेशन ही ज़्यादा होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से बी तो नहीं होना चाहिए, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें हम तुक्का ही और अपना एस्टिमेट ही लगा रहे हैं। एक्ट्स एज रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, अगर हम मसल की एक्सरसाइज करें तो उसमें एक्ट करेगा वो एज अ रिजर्वायर, ये भी हो सकता है, पर कुछ कह नहीं सकते। इज एनफ टू कीप ऑक्सीहीमोग्लोबिन सैचुरेशन एट 96%। अकड़ बकड़ कर ले, अकड़ बकड़ बम्बे। इस क्वेश्चन का उत्तर हमें नहीं पता है, कोई भी सा भी मार लेते हैं, बाद में राइट आंसर देख लेंगे। कौन सा मारे, अकड़ बकड़ कर ले। एम्स के पेपर है 1.3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, तो अक्कड़ बक्कड़ तो नहीं करता वहाँ पे। फिलहाल हम वीडियो में कर लेते हैं। या कॉल ऑफ फ्रेंड वाली कोई लाइफ लाइन नहीं है। छोड़ो, हमारे फ्रेंड तो खुद ही बिजी रहते हैं। रेज द PCO2, चलो हम कुछ भी रैंक कर लेते हैं, अभी कुछ भी मार लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो नीचे वो आ रहा था, बी वाले पे सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है किसी वजह से, ये शायद कोई बग है लगता है, या फिर ये सही आंसर है तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। हम हर उसमें टैप कर रहे हैं, बी में टैप नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ABCD, बी को छोड़ के हर में टिक हो रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि पास ना हो जाए। The urge to inhale in human results from rising PCO2 level, rising O2, failing PCO2, failing PaO2। इसका मेरे को लगता है rising PCO2 होना चाहिए, कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो हमारे जो रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं वो डिटेक्ट करेंगे कि यार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है ऑक्सीजन में, चलो जल्दी जल्दी सांसें लो। Blood analysis of a patient reveals an unusually high quantity of carboxyhemoglobin content। ठीक है जी,
Which of the following conclusion is most likely to be corrected? The patient has inhaled polluted air containing high amount of carbon dioxide, chloroform, carbon monoxide, carbon disulfide. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कौन से कंपाउंड को इनहेल करने के बाद बनेगा? मेरे को लग रहा है कि ज़रूर इसमें कोई केमिकल पदार्थ है जो पेशेंट ने इनहेल किया है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइसल्फाइड, जिससे कि वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा आ रहा है। तो सी के साथ हम चले जाएंगे, बाकी लेट्स सी बाद में। लैक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेन कैन मेक द पर्सन फील lack of oxygen to brain can make person feel hyperactive, sleepy, depressed, gasping of air. मुझे हाँ, जैसे एनीमिया होता है जब पेशेंट को, तो क्या रहता है कि वो जो लोग होते हैं वो काफ़ी जल्दी थक जाते हैं और नींद बहुत आती है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही रहा हूँ। जब मेरा स्कूल टाइम चल रहा था तो मेरे को एनीमिया हुआ था, तो मैं बहुत सोता रहता था। तो हम स्लीपी पे क्लिक करेंगे। रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन डैश रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, एनाबॉलिज्म, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे ख्याल से वो तो बहुत इजी सा ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी को ही हम रेस्पिरेशन से रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उस माध्यम से हम उसी पे क्लिक कर देते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायफ्राम रिफ्लेक्सेस टू बिकम डोम शेप ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स, या फिर एक्सपेंड होता है, या फिर शोज नो चेंज। डायफ्राम चेंज तो शो करेगा ही भाई जब हम कुछ कर रहे हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। अब ये कि डायफ्राम यूँ रहता है, डोम शेप का कब रहेगा? जब हम शायद एक्सपायर करेंगे। अब हम उसको इंस्पायर करेंगे तो डायफ्राम कुछ नीचे जाना चाहिए। इनहेल करेंगे तो डायफ्राम ऊपर जा रहा है ना। हाँ नहीं, देखो डायफ्राम जब हमारा यहाँ पे मान लो डायफ्राम है ना, अब मैं इनहेल करूँगा तो ये नीचे जाएगा, तभी वो लंग्स की रिलीजेस टू बिकम डोम शेप। डोम शेप अगर होता तो यार मेरे को ऐसा लग रहा है अगर हम एक्सपायर करें तो डोम शेप का होगा, और जब हम इंस्पायर करेंगे तो नीचे जाएगा। तो ड्यूरिंग उसने इंस्पायर किया है। तो इसमें हम फिलहाल क्या सिलेक्ट करते हैं? तो एक्सपेंड भी तो हो सकता है ना। हाँ, वो एक्सपेंड भी कर सकता है बिल्कुल, यदि हम जैसे इंस्पायर कर रहे हैं तो वो, पर वो डायफ्राम अपने आप में एक मसल है ना। मसल का काम दो ही होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। और जो हमारा एक्सपिरेशन रहता है वो तो पैसिव प्रोसेस रहता है, हम एनर्जी तभी करते हैं, हम एनर्जी इंस्पिरेशन के दौरान खर्च करते हैं। इट मीन्स कि वो शायद कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती है। अगर हम इंस्पिरेशन करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो फिर तो वो जगह नहीं बचती ना। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, हमें स्पेस अंदर चाहिए, क्योंकि हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो वो उसको स्ट्रेच होना चाहिए। लेकिन जैसे इसमें ये बात भी आपकी सही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जैसे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो फ्लैटन भी तो हो रहा है। जब हम एक्सपायर कर रहे हैं तो उस समय हमारा जो डायफ्राम है वो क्या डोम शेप में होता है? जब एक्सपायर कर रहे हैं तो हाँ, तो वो थोड़ा डोम शेप का बन जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है क्योंकि जुड़ा हुआ है वो ऊपर नीचे, वैसे तो जुड़ा है, तो वो डोम शेप बना लेगा मेरे ख्याल से। तो फ्लैट फिर जब हम उसको इंस्पायर करेंगे तो वो जैसे डोम शेप का होगा। अब मैंने इंस्पायर किया तो वो कुछ फ्लैट होगा ना। फ्लैट तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो यूं है या फिर कभी किसी एक्सरे के में देखा वो थोड़ा वैसा तो रहता है, डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर, तो उसमें दोनों तरफ बाउंड्रीज ही रहती है। पर चलो बताइए क्या किया जाए, एक्सपेंड पे करें किस पे करें? चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। जल्दी से हम किसी पे भी टिक मार देंगे और आराम से आगे बढ़ते हैं। बाद में इसका उत्तर देखेंगे, फिर इस बारे में और रिसर्च भी करेंगे, आप अपने लेवल पे भी करिएगा।
ठीक है, चलो फिर ऐसी एक्सपेंड पे लगा देते हैं। लंग्स आर कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, मसल्स। बताइए। आई थिंक प्लूरल। हाँ, मुझे भी प्लूरल ही लग रहा है, क्योंकि पेरिटोनियम तो हमारा एब्डोमेन वाला हो गया, पेरिकार्डियम हार्ट के पास हार्ट की की होगी, है। मसल तो डायफ्राम है पर वो लेयर नहीं है, मतलब कवर नहीं करती है मसल, तो प्लूरल मेम्ब्रेन। टोटल नंबर ऑफ एल्वोलाई इन बोथ द लंग्स आर। थ्योरेटिकल मेमोराइज वाला क्वेश्चन। 3000, 30,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 70 करोड़। कॉल आ रही है, कटेगा क्या? 50 करोड़ या 70 करोड़ या 30,000। एल्वोलाई तो काफ़ी होते होंगे, इतना तो है। बट 50 करोड़ ज़्यादा हो जाएगी। 50 करोड़ भी तो ज़्यादा हो जाएगा। 50 करोड़ भी काफ़ी है, 70 करोड़ भी बहुत ज़्यादा है, पर हमें पता नहीं है क्योंकि वो सेल वाली बात भी आ जाती है, वो इतने महीन टिश्यू रहते हैं। मेरे हिसाब से 50। चलो हम 50 के साथ जाते हैं, बाकी आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हम। बाकी ये है पर किसी ने मेजर नहीं किया होगा, 30,000 का तो मेजर कर लेते हैं। हाँ 50 करोड़ किसी ने गिने होंगे, किसी ने नहीं गिने होंगे। नहीं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो फालतू की रिसर्च करते रहते हैं, तो फालतू की तो नहीं कह सकते हम, पर वो इस टाइप की ये रिसर्च तो वो करते हैं। बात होगी भी आपके सिर पे कितने बाल हैं। कि इतने आसमान में तारे। आगे से ये बना करेगा आपके लंग्स में कितने एल्वोलाई है। राइट। ठीक है। लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड। एल्वोलाई नहीं, वो तो वैसा होगा स्ट्रक्चर। ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, कुछ नलियां हैं। ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स। इसका मुझे लग रहा है ब्रोंक्यूल्स लग रहा है मेरे को। हाँ, वैसे। ब्रोंक्यूल्स हैं, थोड़ी हाँ। लंबी होती है क्योंकि उसके साथ फिर आगे अटैच होती जाती हैं। हाँ, ठीक है, इसका बेसिकली हमें जो रेस्पिरेटरी क्योंकि इसने कहा है नैरो का है, तो वो यानी कि अपनी ट्रैकिया नैरो तो होती नहीं है। ठीक है, तो बट वो नैरो है। हाँ, ट्रैकिया नैरो नहीं होती, आगे जाके ब्रोंक्यूल्स थोड़े पतले होते हैं, फिर वो डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, तो ब्रोंक्यूल्स पे हम क्लिक कर देते हैं, बाकी आप उसका स्ट्रक्चर डायग्राम देख लीजिएगा अलग से, हम भी देखेंगे वीडियो के बाद, देखना ही पड़ेगा एग्जाम जो देना है। हाउ मैनी अनपेयर्ड कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होते हैं उसमें कितने अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं? लैरिंग्स है ना, तो अनपेयर्ड कार्टिलेज है, मेरे ख्याल से इसमें 2 या 4 लग रहे हैं मेरे को ये। मेरे हिसाब से 2। थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला, जो याद कभी किया था मैंने, तो मुझे लग रहा है 2 या 4 होता है, तो हम 2 पे क्लिक कर देते हैं। लैरिंग्स इज फाउंड एट व्हाट वर्टिब्रल लेवल। लैरिंग्स कौन से लेवल पे होता है? तो लैरिंग्स मींस हमारा वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड हमारा किस लेवल पे है? किसी के लेवल पे ही है। C3। हाँ, C3। चलिए हम इसको C3, C6 वाले लेवल पे क्लिक कर देते हैं, बाकी लेट्स सी। व्हाट स्ट्रक्चर सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है? तो इसका आंसर हमारा वही डायफ्राम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज टू आइडेंटिफाई अ रीजन ऑफ द एब्डोमेन। कौन सी ऐसी टर्म है जिसको हम नहीं यूज़ करते? अच्छा, उसके जो 9 रीजन्स होते हैं एब्डोमेन के, वो पूछ रहा है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक और राइट सैक्रल। इनमें से कौन सा रीजन नहीं है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज एब्डोमेन? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक को तो करते हैं, एपिगैस्ट्रिक को भी करते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक को भी करते हैं, तो ये राइट सैक्रल इज द रॉन्ग आंसर, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे हिसाब से भी। विच टर्म डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ एड्रीनलिन ग्लैंड विद रेफरेंस टू द किडनी। इसमें वो पूछ रहा है एड्रीनल ग्लैंड किडनी के कहाँ होता है? प्रॉक्सिमल होता है, डिस्टल होता है, सुपीरियर होता है, इंफीरियर होता है? तो इसका आंसर बहुत ईजी है, सुपीरियर होता है, उस किडनी के ऊपर रखा हुआ होता है।
विच प्लेन ऑफ द बॉडी डिवाइड्स इट इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रल रीजन। जो डॉर्सल होता है और जो वेंट्रल होता है, कौन सा प्लेन उसको क्रिएट करता है? तो ट्रांसवर्स प्लेन कौन सा होता है, एक्सियल प्लेन कौन सा होता है, कोरोनल और सजाइटल कौन सा होता है। डॉर्सल एंड वेंट्रल का मतलब तो हुआ कि आगे और पीछे है ना, वेंट्रल एंड डॉर्सल। तो इसमें से कौन सा वो प्लेन उसको डिवाइड करेगा? ट्रांसवर्स प्लेन कौन सा होता है? ये याद करना पड़ेगा, हमें फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। पढ़ा था कभी फर्स्ट ईयर में बीएससी ओटी के, उसमें एनाटॉमी की बुक में जो है ट्रांसवर्स प्लेन, एक्सियल प्लेन, कोरोनल प्लेन। जल्दी बेसिकली देखो, हमें इतना तो याद है कि जब हम पेशेंट को एकदम ऐसे काटेंगे ना मिडवे, तो डॉर्सल और वेंट्रल बनेगा, पर वो प्लेन कौन सा है उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो हम किस पे करते हैं? चलो किसी पे भी कर लेते हैं फिलहाल। कोरोनल पे करूँ क्या? कोरोनल पे कर लेते हैं, बाकी देखेंगे आगे, देखा जाएगा। द डायरेक्शनल टर्म सुपीरियर इन एनाटॉमी मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल टर्म सुपीरियर, सिफेलिक, वेंट्रल, क्यू, कॉर्डल, डॉर्सल। सिफेलिक, वेंट्रल, कॉर्डल, डॉर्सल। सुपीरियर का मतलब क्या हुआ? सुपीरियर का मतलब होता है कि वो उस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर बैठा हुआ है, जैसे वो था अभी एंटीरियर ग्रैंड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिफेलिक, वेंट्रल, कॉर्डल, डॉर्सल। अभी हमें इसका भी टर्म्स देखने पड़ेंगे, फिलहाल हम डॉर्सल पे क्लिक कर देते हैं, कोई आइडिया नहीं है, ऐसे कर रहे हैं ऐसे। द एनाटॉमिकल पोजीशन कुड बी डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। एनाटॉमिकल पोजीशन, लाइंग डाउन प्रोन, प्रोन तो नहीं होते हैं, लाइंग डाउन सुपाइन, पर लाइंग नहीं करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में। स्टैंडिंग, डिस्प्लेइंग द वेंट्रिकल सरफेस ऑफ द बॉडी, स्टैंडिंग विद आर्म्स एंड लेग्स अबडक्टेड। तो आर्म्स और लेग्स अबडक्टेड तो नहीं रखते, वो तो हम सामने को ही रखते हैं और आगे की तरफ को फेसिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका शायद होना चाहिए सी। विच ऑफ द stated relationship is correct? The heart is inferior to clavicle, the shoulder is distal to carpal, do नहीं है, नहीं है। The phalanges are proximal to metacarpal, the eye is medial to the eyebrows, eye वाला गलत है। Heart is inferior to clavicle, the shoulder is distal to carpal, मुझे the phalanges are proximal to metacarpal, मुझे इसका सी सही लग रहा है। phalanges, metacarpals, phalanges आती है फिर metacarpals आती है ना, तो सी मुझे इसका लग रहा है। which of the following is are the content of dorsal body cavity? Heart and lung, brain and spinal cord, viscera, gut, kidney, liver, pancreas, spleen, gallbladder, internal reproductive organ। ये पूछ रहे डॉर्सल कंटेंट कौन से हैं, तो इसका तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि पीछे रीढ़ की हड्डी रहती है वैसे उसमें। which of the stated relationship is correct? The heart is superior to large intestine, heart is superior to large intestine, the shoulder is distal to metacarpal, shoulder is distal, distal का मतलब हुआ दूर, metacarpal से, तो ये तो मुझे गलत लग रहा है। The phalanges are proximal to carpals, phalanges तो वही वाली बोन्स होती है ना हमारी जो यहाँ पे होती है, proximal मतलब पास, किसके? कार्पल्स के। और द आई इज मीडियल टू नोज, आई जो है वो नोज के मीडियल है, नहीं नोज मीडियल होती है आई के, तो ये डी वाला भी गलत है। तो द phalanges आर प्रॉक्सिमल टू कार्पल, और दूसरा है द हार्ट इज सुपीरियर टू लार्ज इंटेस्टाइन, वो सुपीरियर है पर लार्ज इंटेस्टाइन और हार्ट के बीच में बहुत सारी चीज़ें भी तो है, पर वो सुपीरियर भी है, बट है तो सुपीरियर। इसका कौन सा किया जाए? इसमें हमें ए और सी में लग रहा है
फेलेंजेस मतलब ये वाली हड्डियाँ हुई हमारी है ना, फेलेंजेस आर प्रॉक्सिमल टू कार्पल्स। कार्पल्स कौन सी हुई? कार्पल्स देन मेटा कार्पल्स आता है, जैसा रहता है ना। तो ये भी मुझे सी भी सही लग रहा है वैसे इस बिहार पे, सी कर लेते हैं, बाकी ये भी हो सकता है इसका उत्तर हो। विच इज़ द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी पार्ट फंक्शंस कॉल्ड, कि किस तरीके बॉडी पार्ट्स फंक्शन करते हैं ना, उसका होना चाहिए फिर फिजियोलॉजी होना चाहिए, फिजियोलॉजी। और चलिए अब हम सबमिट करते हैं और आखिरकार आंसर देखते हैं। 51 मिनट लगे हमें इस पेपर को सॉल्व करने में। ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये वाला आएगा क्या? देखो एक हल्का सा 0.1% काला काला है, पर चलो देखते हैं। पूरी गलत था भाई, वो सिलेक्ट करना था लगता है। ट्रैफिक लाइट, हाँ रे, ईमेल आईडी वगैरह डाल लेते हैं। यशस्वी वर्मा नहीं है, मैंने देना नंबर, नहीं तो वायरल हो जाएगा ना, आप लोग हमें मैसेज करने लग जाओगे। ठीक है, तो हमने टेस्ट रिस्पॉन्स देख लिया है। अब हम देखते हैं कि उसका उत्तर क्या है। ईमेल आता है अंजू कितनी देर में? लास्ट में तो नहीं आया, देखना, या व्यू रिस्पॉन्सेस पे करना है। ओके, हमें कुछ आ रहा है स्क्रीन पे नज़र, व्यू रिस्पॉन्सेस। अरे यार, इसमें मोबाइल नंबर, लोगों के मोबाइल नंबर नज़र आ रहे हैं दोस्तों। जिन्होंने भी गूगल फॉर्म बनाया है वो ध्यान तो रखें दूसरे की प्राइवेसी का। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ऑप्शन वाइज आ रहा है कि कितने लोग, कितने ग्राफ वगैरह शो हो रहा है कि कितने लोगों ने एक क्या आंसर दिया, कितने %। सिलिएटेड सबसे ज़्यादा लोगों ने दिया है, दूसरे वाले का एल्वोलाई सबसे ज़्यादा ने दिया है, नेजल चैम्बर सबसे ज़्यादा दिया है, ट्रू सबसे ज़्यादा बोला है, ट्रैकिया में कैरीज एयर टू लंग्स 70% लोगों ने बोला है, ट्रैकिया लीड्स टू द ब्रोंकाई सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला है। हमारा वो देखते हैं दोस्तों, लेकिन आप एक बार ऐसे इसको वीडियो पॉज करके इजीली आप देख सकते हैं ये सर्वे पूरा कि कितने लोगों ने क्या जवाब दिया है। बाकी हम अपना ईमेल चेक करते हैं, होप सो वहाँ पे पूरा आंसर की आई हो। एक मिनट, नहीं तो कायदे से फटाफट एक साथ ही चाहिए, क्योंकि गूगल फॉर्म है, ये गूगल फॉर्म देर नहीं लगाता। जीमेल कहाँ है? जीमेल तो है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि हम वैसे देखते हैं। जीमेल, यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है, डाउनलोड इंटायर मैसेज। मार्क्स कहाँ पे दिखाई देते हैं अंजू? हमें तो नज़र ही नहीं आ रहे। हम अपने कैमरा वूमेन को अपना फ़ोन दे रहे हैं ताकि वो आंसर आपके लिए ढूंढ पाए। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करें, और जब भी हम ऐसे डिस्कशन करते हैं तो हमें, जैसे हम आप ग्रुप के अंदर बैठते हो या एक जो दो पर्सन डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके बहुत सारे यानी कि जो मन में थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपके सॉल्व होते हैं। ताकि शायद आपके मन में नहीं आते तो हम बैठ जाते हैं, क्या करें यार, छोड़ पड़े, आप फिर पढ़ लेंगे। नहीं, जब हम दो जन डिस्कस करते हैं तो आपको, हमको साथ ही साथ आंसर मिलता है। कुछ हम बताते हैं, कुछ अगला बंदा होता है तो वो हमें उस चीज़ के बारे में बताता है। तो डिस्कशन कंबाइंड स्टडी के अंदर ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हम दो जने अच्छे से बैठ के पढ़ सकते हैं और उस चीज़ का रिवीजन कर सकते हैं। वो चीज़ ज़्यादा भी याद रहती है, क्योंकि वो एक चीज़ है कि इमेज बन जाती है अपने दिमाग में भी। हमने वहाँ पे बैठ के पढ़ा था और उसने मेरे को ये बताया था।
तो ये थ्योरी सबसे ज़्यादा कामयाब है भी। एक जो दिमाग के अंदर इमेज बन गई वो कभी नहीं जाती है, वो हमेशा हमारी पुरानी यादें एक इमेज के तौर पे हमारे साथ रहती हैं। तो हम लाइक एज एक फ़ोन लगा लो, फ़ोन के अंदर हम फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो वो हमारी बहुत सारी यादें होती हैं, वो उसके अंदर हमें यानी कि रिमाइंड, हमारी मेमोरीज होती हैं वो रिमाइंड कर लेते हैं, ताकि भी हम वहाँ पे गए थे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो इसलिए भी ये बेसिकली कंबाइंड स्टडी है, तो जिसके अंदर हम हमारी बहुत सारी मेमोरी रहती हैं। तो आप सभी दोस्तों को भी ये बात बोलूँगा भी आप भी इकट्ठे बैठ के ऐसे डिस्कशन करें। तो ये हमारा एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था भी, हम आपस में बैठ के एक रिवीजन करें जिसमें भी हमारे साथ जुड़े हो। तो आपने भी अपनी तरफ से ट्राई किया है, तो उसके अंदर आपने भी देखा है भी कौन कौन से आंसर हो सकते हैं, कौन से गलत हो सकते हैं। जो जो वहाँ पे आपको छोटे छोटे डाउट थे वो आपके डाउट क्लियर हुए। तो हमारे भी बहुत सारी हमने देखा भी ये हमारे अंदर कमियां हैं, तो उन कमियों को हम दूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस क्वेश्चन पेपर से हमें पता लगता है कि जो हमारा वो था लंग्स वाला चैप्टर है, रेस्पिरेटरी वाला, अजय यादव से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो रिजर्व वॉल्यूम वाला है पूरा क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे हमें। उसमें से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कौन सी है, रिजर्व वॉल्यूम बढ़ा कि वो टाइटल वॉल्यूम बढ़ा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी हमें। और एक्चुअली कई बार पता क्या होता है भी, हम अपनी तरफ से कोई भी बुक है उसका चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो हमें लगता है भी ये हमें आता है। Right, तो जब right, हम ऐसे क्वेश्चन करते थे तब पता लगता है यार ये चीज़ तो मैंने देखी नहीं। बिल्कुल तो बहुत सारी चीज़ें हैं भी। अब जब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो उसके तो बाद फिर हमें हमें ज़्यादा पता मन लगता करता है है। भी हम इसको पढ़ें, जो जो कमियाँ हाँ। होनी चाहिए कमियों को दूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपने भी हमारे साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और आपने देखा कि ना तो हमें पता लग रहा था इन दोनों को कुछ आ रहा है, तो अब आपके अंदर भी जिज्ञासा होगी कि मैं पढ़ लूँ, ये चैप्टर पढ़ लूँ, क्योंकि आप भी पढ़िएगा तब भी आप में भी थोड़ा लगेगा आपको कि आपको पढ़ना पड़ेगा, हमें भी पढ़ना पड़ेगा। हम भी पढ़ते हैं वीडियो होने के बाद। हम आपके जो आंसर की है वो हम आपको शो कर देते हैं। अंजू बेसिकली 50 के 50 MCQ लिख रही है नोटबुक में विद दी और उनके करेक्ट आंसर, तो वो हम अभी आपको शो करते हैं। चलो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है ना तो बहुत बहुत थैंक यू। ओके बाय।